हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्चर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं मेरिल का मिनी क्वांट माइक्रो का एक सेमी एनालाइज़र के बारे में। ये बायोकेमिस्ट्री का एक सेमी एनालाइज़र है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कंप्लीट एनालाइज़र है। मैं इसका डेमोस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर रेहान यहाँ पे टेक्नीशियन में, वो इसको ऑपरेट करेंगे। मैंने अपने आप को रिकॉर्ड कर रखा है। हम कभी अभी इस पर कोई सैम्पल रनिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस एनालाइज़र के बारे में जानेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, इसके अंदर कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये सारा हमारा पार्ट रहेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मिनी एनालाइज़र में आपका सेमी ऑटो एनालाइज़र का मेरिल क्लीनिंग क्वांट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरिल का यहाँ पे मेरिल एनालाइज़र है जो हमारा क्लीन क्वांट माइक्रो लैब का है। ये आपका एस्पिरेशन ट्यूब है, ये आपका एस्पिरेशन बटन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फंक्शनिंग के लिए कीबोर्ड दे रखा है। ये आपकी स्क्रीन हो गई। ये आपका प्रिंटर है, यहाँ पे इसके अंदर प्रिंटिंग रोल रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये प्रिंटिंग रोल जो है ये सेट किया हुआ है। ये इसका कवर स्लिप है, यहाँ से प्रिंट आप लेना चाहें मशीन से डायरेक्ट तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका वेस्ट डिस्कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। ये एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ एरिया दिया हुआ है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो एक टेम्परेचर मेंटेन करता रहे। ये इसका जो चार्जिंग कॉर्ड है वो कनेक्टेड है आपके यहाँ पे सॉकेट के साथ। थोड़ा सा इसको मूव करके बैक साइड भी समझ लेते हैं कि इसके बैक, तो ये आपके एनालाइज़र का बैक पोर्शन है। आप देख सकते हैं ये मोटर पंप लगी हुई है, यहाँ पे एस्पिरेशन का पार्ट होता है। ये आपका वेस्टेज जो है आउटलेट दिया हुआ है। ये आपका फ़ैन है बेसिकली अंदर के प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें तो ये पूरा प्रोसीजर जो है बैक का ये इस पर डिस्प्ले में सेट में दिखा रखा है। ये आप डायरेक्ट आप मोनीटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने सिस्टम के साथ इसका अटैचमेंट चाहिए कि आपको कोई भी जो आप टेस्ट लगा रहे हैं वो आपका डायरेक्ट आपके सॉफ्टवेयर में फीड हो जाए, उसके लिए भी इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी मशीन्स की कुछ बेसिक डिटेल्स प्लेट में दी हुई है। तो अब हमारे जो साथ में टेक्नीशियन हैं वो दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मशीन जो है सबसे पहले ऑन की जाती है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले रेहान जी ने यहाँ पावर ऑन किया है कॉर्ड से। उसके बाद मशीन के अंदर भी एक पावर स्विच होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये एक पावर स्विच है इसका बैक साइड में, यहाँ इन्होंने ये पावर स्विच ऑन कर दिया है। यहाँ पावर स्विच ऑन करते ही आप देखेंगे कि मेरिल की एक लोगो, इनका जो है नाम वो आता है। यहाँ पे फ्लैश मेमोरी, सारी डिटेल्स, प्रिंटर ओके, फ्लैश ओके, सारा कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे रेहान जी आप ये इसमें क्या अभी आप एस्पिरेट करा रहे हैं? डिस्टिल वाटर। अच्छा, तो सबसे पहले जब भी मशीन ऑन की जाती है तो डिस्टिल वाटर एस्पिरेट किया जाता है जिससे इसका जो चैम्बर है अंदर का वो पूरा क्लीन हो जाए, सही रहे। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा, हमने मशीन ऑन करी, यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उन्होंने मशीन ऑन करी, डिस्टिल वाटर, फ्रेश डिस्टिल वाटर जो है वो एस्पिरेट करवाया। मशीन में एस्पिरेट कराने के बाद ये आपका पहला मेन मेन्यू इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल का दिखाई दे रहा है आपको, फिर आपको एस्पिरेशन प्रोग्राम और आपका एप्लीकेंट और QC वैल्यू वगैरह दिख रही है। तो ये मेंटेनेंस वाला पार्ट है। अब यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि इसमें टेस्ट कैसे हम लोग लगाते हैं, तो आप सबसे पहले कैसे परफॉर्म करते हैं इसमें ये देखेंगे। अगर हमें कोई टेस्ट लगाना हो, सपोज शुगर का टेस्ट लगाना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सैंपल पे आना, जैसे अगर यहाँ सैंपल पे आना है, हम सबसे पहले सैंपल पे आ गए, एंटर दबाना है, आपने एंटर किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप सैंपल पे गए और एंटर किया तो प्रोग्राम में आप और अंदर चले गए और उसमें आपको अलग अलग टेस्ट, ALP टेस्ट है, SGPT टेस्ट है, AMY टेस्ट है, SGOT, ये शॉर्ट फॉर्म में टेस्ट का लिखा हुआ है और इसकी फुल फॉर्म जो है आपके पास कैटलॉग वगैरह में रहती है। ठीक है, सपोज इसके आगे जब हमें कोई शुगर का अगर टेस्ट लगाना हो तो शुगर का ग्लूकोज GLU के नाम से है, 9 नंबर है, तो यहाँ आपने 9 पे क्लिक किया, अगेन एंटर किया। अब ये बोल रहा है बेस लाइन यानी एस्पिरेट वाटर, तो आपने वाटर जो है वो फिर से एक बार आपने एस्पिरेट करवाया इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिले टाइम आ रहा है। डिले टाइम ये होता है कि जब वाटर एस्पिरेट कराया तो जो चैम्बर था वो पूरा क्लीन हुआ, इंक्यूबेट हुआ, और उसके बाद आपका ये जो सामने ग्लूकोज का पूरा पैरामीटर है, मोड, अब यहाँ पे आप जो टेक्नीशियन है वो बहुत अच्छी से समझ पाएंगे, लेकिन जो टेक्नीशियन नहीं है उनको आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो मोड है, ये एंड पॉइंट जो बता रहा है, ये बेसिकली काइंड ऑफ टेस्ट है। जैसे हमारे जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं एक मेथड होता है जिसमें ज़्यादातर मेथड जो है वो एंड पॉइंट होता है, और कई सारे जो मेथड है जो हैं आपका, बहुत सारे मेथड जो हैं वो दूसरे फॉर्म्स के जो टेस्ट लगते हैं वो काइनेटिक मेथड से, मतलब बेसिकली 2 मेथड होता है, एक एंड पॉइंट हो गया और एक
काइनेटिक हो गया। फिर ये फ़िल्टर बेसिकली क्या है, जैसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वेवलेंथ सेट करते हैं, बेसिकली ये वही फ़िल्टर का काम करता है। इसके अंदर एक प्रिज्म होता है, वो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम देता है जिससे जो आपकी लाइट रे है वो पर्टिकुलर उसी स्पेसिफिक फ़िल्टर पे ही कलर कोड पे आए। फिर एस्पिरेशन वॉल्यूम, यहाँ पे अब ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो है ये 100 है। सर ये फीडेड रहता है या फीड करते हैं? ये फीड करना पड़ता है, यानी स्टैंडर्ड आपके रिएजेंट की लिटरेचर में गिवन रहता है, तो जो वैल्यू गिवन रहेगी वो स्टैंडर्ड का यहाँ पे आपको फीड करना है। एस्पिरेशन वॉल्यूम ये भी लिटरेचर के अंदर मेंशन रहता है, वो फीड करना होता है। यानी ये पूरा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एस्पिरेशन वॉल्यूम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ये जो फैक्टर है ये निकालना पड़ता है। ये ब्लैंक से और स्टैंडर्ड एक पूरा फॉर्मेट है फैक्टर निकालने का, उससे निकालना होता है। टाइमर जो है ये DR यानी DR टाइमिंग, ड्रेसेंट टाइमिंग, ड्यूरेशन टाइमिंग है बेसिकली। तो ये टाइमिंग क्या है, ये 5 सेकंड का है सर, ये 5 सेकंड का टाइमिंग है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फीडिंग, ये जो पूरा प्रोसीजर का फॉर्मेट आप ये देख रहे हो, ये फीड करना होता है। यानी पहले आप प्रोग्राम में जाएंगे, उसको फीड करेंगे, फीड करने के बाद पहले आप उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, सॉरी फैक्टर सेट करेंगे। फैक्टर सेट करने के बाद आपका ग्लूकोज का प्रोग्राम तैयार होगा मशीन में रन करने के लिए। अब प्रोसीजर क्या है सर, अब अगर हमें सैंपल कोई रन करना हो तो अभी हम बिना सैंपल रन के सिर्फ प्रोसीजर समझेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे सर इसके बाद? सबसे पहले हमें ब्लैंक, स्टैंडर्ड और सैंपल, इन तीनों में से हमें ये देखना है। जैसे हमारे पास रेगुलर सैंपल आते हैं जी, तो रीडिंग ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें पहले ब्लैंक और स्टैंडर्ड लगाना चाहिए, ताकि हमें रीडिंग देखने के लिए ये जो कैलिब्रेट बोलते हैं जिसे, उसके ओके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर बार हमें एक ब्लैंक और स्टैंडर्ड रन करना ज़रूरी है, जिससे हमारा QC जो है वो मेंटेन रहे, क्वालिटी जो है मेंटेन रहे, हमारा ट्रू वैल्यू और टेस्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो जाए, मतलब गैप ज़्यादा ना। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, सपोज स्टैंडर्ड ग्लूकोज की अगर मैं मान के चलूँ कि 100 है, तो अगर हमने स्टैंडर्ड लगाया और उसका 99.9 या 99.5 आ रहा है तो वो कंसिडरेबल होता है। 95 से 105 तक कंसिडरेबल रहता है। तो अगर वो रीडिंग इस पे शो करती है स्टैंडर्ड में तो वो ओके है, आप सैंपल रन कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हर बार एक बार स्टैंडर्ड और ब्लैंक रन कर देते हैं। तो अभी सर एक बार आप रन करके दिखाएं किस तरीके से आप रन करते हैं। सर अभी तो है नहीं। तो जैसे कि अब यहाँ पे सर ने बोला सैंपल नहीं है, तो अभी जो है रनिंग सैंपल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हमें थोड़ा प्रिकॉशन का भी ध्यान रखना है क्योंकि मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए हैं। तो हम सिर्फ डिस्टिल वाटर से ही रन करके देखेंगे, हमें पता लगेगा क्या रीडिंग है। ये जो ब्लैंक है इसके लिए F1 की कोडिंग है, स्टैंडर्ड के लिए F2 की कोडिंग है, सैंपल के लिए F3 है और QC के लिए F4 है। अगर हम ब्लैंक पिलाएंगे तो सबसे पहले हमें F1 दबाना होगा, अगर स्टैंडर्ड पिलाएंगे तो हम F2 दबाएंगे, उसके बाद एस्पिरेशन का प्रोसीजर होगा और सैंपल में F3। तो अभी हम एज अ डिस्टिल वाटर को सैंपल रन करके देख लेते हैं कि क्या रीडिंग आती है, जिससे हमें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से सैंपल इसमें रन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्टिल वाटर को ही एज अ सैंपल ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो रेहान टेक्नीशियन है वो अब अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सर प्लीज़। F3 पे क्लिक करने के बाद आपकी कोडिंग जो है स्क्रीन चेंज हो चुकी है पूरा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि हमेशा जो एस्पिरेशन ट्यूब है वो पूरी डिप होनी चाहिए, और उसके बाद आपने एस्पिरेशन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ड्रॉ सैंपल ट्यूब आएगा, फिर डिले टाइम आ रहा है अगेन, जो कि इंक्यूबेशन टाइम होता है इंटरनल का। ये एंड पॉइंट है, तब तक जब तक ये रीजन दे रहा है। मैं तब तक एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। एंड पॉइंट में क्या होता है कि जब भी आपको कोई सैंपल लगाना होता है तो आपको रिएजेंट और सैंपल को एक इंक्यूबेशन टाइमिंग देना होता है। इंक्यूबेशन टाइमिंग जो यहाँ का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो मेंशन रहता है उसके लिटरेचर में, जो आप किट यूज़ कर रहे हो उसमें लिटरेचर में रहता है। तो मैं जानना चाहूँगा टेक्नीशियन सर से कि सर यहाँ का जो सैंपल का शुगर का डिले टाइम है वो कौन से मेथड से लगाया जाता है, कौन से किट यहाँ यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो टेक्नीशियन हैं, सीनियर टेक्नीशियन हैं मिस्टर हिलाल जी, वो बताएंगे कि इसके ऊपर जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं मशीन को टेस्ट लगाते हुए। तो हिलाल सर, जैसे कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर को ही एज अ सैंपल पिलाया, तो हम जैसे एस्पिरेट कराते हैं, जब भी हम एस्पिरेट कराते हैं कोई भी चीज़ को, तो एक एंड पॉइंट में फिक्स टेम्परेचर रहता है। तो रूम टेम्परेचर सफिशिएंट होता है सर, या फिर इंक्यूबेशन सेट करना पड़ता है कोई? अगर आप इंक्यूबेशन सेट कर दें 37 डिग्री पे 10 to 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स 37 डिग्री हाँ। सेल्सियस होना चाहिए, तो एक एक्यूरेसी बढ़ जाएगी टेस्ट की और रूम टेम्परेचर के बनिस्बत। अगर आप ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, अब रूम टेम्परेचर का तो टेम्परेचर कभी माइनस होता है कभी प्लस होता है, एक सा रहता नहीं है जी। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कभी हमसे
15 मिनट्स भी ले लेते हैं, 20 मिनट्स भी ले लेते हैं। ओके जैसा आपका लेबोरेटरी का आपने टेम्परेचर Temperature। मेंटेन कर रखा है 25 कर रखा है या 20 कर रखा है जी, उसके अकॉर्डिंगली आप इंक्यूबेशन टाइम पीरियड घटा बढ़ा लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड की बात करें तो आप बता रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इंक्यूबेशन में अगर आप डाल रहे हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर वो टेस्ट जो है एंड पॉइंट पे पहुंच अब जाएगा। जैसे अब आपने देखिए हमने ब्लैंक नहीं पिलाया जी और ना ही स्टैंडर्ड पिलाया, जी तो डिस्टिल वाटर की रेंज ये रिजल्ट जो आ रहा है 10 आ रहा है। जी यहाँ स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल जैसे 10 इन्होंने कहा हाँ। एब्जॉर्प्शन जो बताया है इन्होंने वो 0.0011 दिखाया है, रिजल्ट जो आ रहा है 10.63 दिखा रहा है और फ्लैग जो है वो लो दिखा रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि सर बता रहे थे यहाँ पे अभी हमने स्टैंडर्ड ब्लैंक नहीं पिलाया है, यह हम रूम टेम्परेचर दिखा देते हैं आपको। जैसे 22.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रूम टेम्परेचर हो रहा है। और अब मैं दोबारा से सर को पूछना चाहूँगा कि सर आगे आप बताएं कि किस तरीके से अब आप क्या जैसे आप करना देखिए चाहते हैं। डिस्टिल वाटर की रीडिंग इसमें 22.3 आई है, और अगर हम इसको टेम्परेचर बिल्कुल ओके रखते, मेंटेन रखते, जैसा कि सर बता रहे थे यहाँ पे अभी डिस्टिल वाटर के बारे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। जी सर। जैसे अभी हमने मशीन ऑन करी है, एकदम से हमने डिस्टिल वाटर पिला लिया, अभी मशीन पूरी तरीके से टेम्परेचर में नहीं आई है। आप रूम टेम्परेचर भी देख सकते हैं 22.3 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका थोड़ा सा इशू हो सकता है। एक बार हम जो है ना फिर से एस्केप करके जी बैग जाते हैं, जी पूरा बैग जाके फिर हम दोबारा ग्लूकोज पे आते हैं। ओके दोबारा से सर एक बार फिर से ग्लूकोज रन कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने एंटर कर दिया, इस पर एस्पायरेट वाटर मांगता है। जी इसमें आपने डिस्टिल वाटर स्प्रेड कराया, एस्पायरेटिंग हो गया, विड्रॉल सैंपल ट्यूब आ रहा है, डिले टाइम फिर से शुरू हो चुका है। ये प्रोसीजर फिर से फॉलो किया जा रहा है ये चेक करने के लिए कि जो हमारी रीडिंग है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसमें हम डायरेक्ट सैंपल पे ही जाते हैं। डायरेक्ट सैंपल पे आ गए हम। फिर हमने दोबारा से वही सैंपल ट्यूब जो हमने डिस्टिल वाटर का लिया था उसको हम एस्पिरेट करा के एक बार फिर से देखेंगे। तो यहाँ एस्पिरेशन जैसे ही हमने करवाया वहाँ पे डिले टाइम आ रहा है, यहाँ रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। अभी भी देखिए 10 आ रहा है, इसकी वजह यही है कि मशीन जो टेम्परेचर है 37 होना चाहिए और रूम का टेम्परेचर इस टाइम 22 है। जब तक रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होने का, जब तक रीडिंग में थोड़ी सी वेरिएशन देखने को आएंगे। मिलेगा। तो वैसे इसके लिए सर हम एक काम कर सकते हैं, जो भी हम अपना सैंपल रन करें जी। उसका 15 मिनट का इंक्यूबेटर कर सकते हैं, इंक्यूबेट कर क्योंकि सकते हैं। आने वाला टाइम ठंड का होता है, ठंड में हो सकता है टेम्परेचर इतना नहीं हो सकता, तो हम अपना इंक्यूबेशन हम यूज़ करेंगे। इंक्यूबेशन यूज़ करने के बाद 15 मिनट की जो हम रीडिंग देंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और इस टाइम रूम टेम्परेचर है वो 22.3 डिग्री सेल्सियस। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे साथ जो हिलाल सर सीनियर टेक्नीशियन थे यहाँ पे, उन्होंने हमें ये समझाया कि जो आपका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेमी ऑटो एनालाइज़र के कंडीशन में। उसका रीज़न है कि आप यहाँ पे मैनुअल पिपिट कर रहे होते हैं, आपको सैंपल मैनुअली पिपिट करना है, आपको रिएजेंट मैनुअली पिपिट करना है। रिएजेंट का जो स्टोरेज टाइम टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री रहता है, लेकिन जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो उसे आप 37 डिग्री सेल्सियस तक लेके आते हैं। तो एक बहुत वाइड रेंज यहाँ टेम्परेचर का चेंज में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जब आप सेमी ऑटो एनालाइजर पे वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे उसमें स्टैंडर्ड का पोजीशन था, उसमें ब्लैंक का भी पोजीशन था, उसमें सैंपल रनिंग का भी था, उसमें अगर आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उसमें क्यूसी का भी पार्ट था। तो ये एक मेंटेन करने की जो कंडीशन है सेमी ऑटो एनालाइजर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर बार सिर्फ ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें हर टेस्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो एंड पॉइंट हो। तो ये आपने देखा अभी जो प्रोसीजर था हमने फॉलो किया सेमी ऑटो एनालाइज़र के अंदर ग्लूकोज टेस्टिंग का। ये आपका एक सेमी ऑटो एनालाइज़र है जो कि मिलरे का है, आपका मैरिल का है, प्लिन क्वांट माइक्रो का। यहाँ पे आपने दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ आपका ये प्रिंटर हो गया। अगर होम स्क्रीन पे हम आना चाहें तो होम स्क्रीन जो है आपकी ये बैक जैसे ही करेंगे वैसे ही आपकी होम स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पीछे जो है एक लेबल है और पीछे आपका सारा सिस्टम उसमें दे रखा है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सर ने प्रिंट भी दे दिया है, प्रिंट कमांड यहाँ से प्रिंट आउट हो रहा है। ये आपका इस तरीके से प्रिंट निकल के आ जाता है। सर इसके अंदर क्या रहता है, क्या जानकारी इसके अंदर फ्लो सेल होती है, आप ये देख सकते हैं, ये एक फ्लो सेल है, इसी के अंदर इंक्यूबेशन होता है, इसी के अंदर रिएक्शन होती है और फिर ये एस्पिरेशन, यहाँ से देखिए ये एस्पिरेशन ट्यूब है आपकी और अंदर
फ्लो सेल है सर, एक बार फ्लो सेल भी दिखा रहे हैं हमें। दिस इज़ द फ्लो सेल, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो ऐसे ज़्यादा बार बार टेक्नीशियन या लर्नर्स जो हैं वो ना निकाला करें, जो सीनियर टेक्नीशियन है वही इसका ज़्यादा यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब यहाँ पे ओके अब यहाँ पे हम बैक वापस से इसको बंद करने जा रहे हैं। हमने ऑन का सिस्टम देखा, अब बंद का है। सर सबसे पहले आप क्या एस्पिरेट करा रहे हैं? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर सर यहाँ पे एस्पिरेट करा रहे हैं। यहाँ वॉश का एक लोगो बटन दे रखा है जहाँ पे अब सर इसको वॉश करेंगे। 5 to 6 ml डिस्टिल वाटर लिए 5 to 6 ml ये डिस्टिल वाटर एस्पिरेट करेगा और अपने उस चैम्बर को क्लीन करेगा। ओके तो ये सर एक चीज़ और इसमें कहा जाता है, जैसे आपके कुछ कलर इफेक्ट वाले टेस्ट होते हैं, तो क्या जब भी वो कोई टेस्ट लगता है सेमी ऑटो एनालाइज़र में, तो क्या हमें उसके बाद भी रैपिडली वॉश करना ज़रूरी होता है या एक दो बार वॉश करके और फिर हम सडनली दूसरा लगा सकते हैं? ज़्यादातर स्पेसिफिक ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि क्रिएटिनिन के बाद अगर जैसे क्रिएटिनिन लगा रहे हैं वो येलो कलर का शेड देता है, जो टेक्नीशियन है वो अच्छे से जान रहे होंगे। जो नॉन टेक्नीशियन है मैं उनको बता दूँ कि ये कलर, ये फोटोमीटर के प्रिंसिपल पे जो कि आपका जो है, तो ये जो इसके अंदर है बेसिकली ये बीएस लैम्बर्ट्स लॉ के ऊपर रहता है। वो क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपका पाथ ऑफ लाइट के। तो बीएस लैम्बर्ट्स लॉ के ऊपर ये पूरा रहता है। सेम चीज़ है जैसे आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है बीएस लैम्बर्ट्स लॉ पे, वैसे ही ये करता है। तो सर अब आप बता रहे थे वो क्रिएटिनिन के बाद जो कलर इफेक्ट वाला था वो कैसे किया जाता है? अब जैसे हम क्रिएटिनिन करते हैं, क्रिएटिनिन टेस्ट लगाने के बाद तो उसे हर दफ़ा वॉश करना पड़ेगा। 5 to 6 ml डिस्टिल वाटर करके वो अपना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, फिर अदर टेस्ट लगाएं। ज़रूरी नहीं क्रिएटिनिन, आप जितने भी कलर जैसे क्रिएटिनिन हो गया, एल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है। अब जैसे बहुत से पेशेंट की ग्लूकोज बहुत हाई लेवल आती है, सपोज करिए किसी की 400 आई जी, और अगला जो पेशेंट है, नेक्स्ट पेशेंट जो है उसकी शुगर 60-70 है या बॉर्डर लाइन है, जैसे फास्टिंग में उसकी 95 आ रही है, और हमने बिना वॉश करे वो सैंपल पिला दिया, तो उसकी रीडिंग को और जो उससे पहले सैंपल वाला रीडिंग है उसको दोनों कंबाइन करके रिजल्ट देगा। ओके मतलब आपके कहने का ये मतलब हो गया कि अगर किसी का शुगर भी बहुत हाई है, मतलब कलरिंग इफेक्ट वाला अगर कोई भी आ गया, तो आपको नेक्स्ट सैंपल रन करने से पहले एक बार वॉश करना उसको ज़रूरी है, जिससे वो चैम्बर पूरा क्लीन हो जाए। जी जी, कंटिन्यू करें। क्रिएटिनिन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके क्रिएटिनिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो कलर इफेक्ट है बहुत डीप होता है और वो पूरे चैम्बर को कलर करके रखता है। ओके तो सर आपने वो शटडाउन का प्रोसीजर वॉश आपने इसको पिला दिया है, अब सीधा आप स्विच के हेल्प से इसको ऑफ करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे वीडियो में। हमारे साथ जो हिलाल सर थे ये सीनियर टेक्नीशियन हैं और इन्होंने ही यहाँ पे अभी हमें सेमी ऑटो एनालाइज़र का जो लास्ट का पार्ट था जिसमें दोबारा से इन्होंने ग्लूकोज के टेस्ट में जो पार्ट हमें रन करके दिखाया, जो डिस्टिल वाटर था वो रन करके दिखाया, जिसमें हमने ये जाना कि टेम्परेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। दूसरा इन्होंने कलर के बारे में बताया। अब सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसकी सेमी ऑटो एनालाइज़र की मेंटेनेंस जो है वो कैसे की जाती है? मेंटेनेंस यही है, इसे टाइम टू टाइम फ्लो सेल क्लीन करना पड़ता है, डिस्टिल वाटर से हाइपोक्लोराइड वाटर से, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से और डिस्टिल वाटर से टाइम टू टाइम इसका फ्लो सेल जो है वो क्लीन करके रखना पड़ता है। हर 3 महीने में इसकी मेंटेनेंस के लिए कंपनी सर्विस सेंटर से कंपनी से जी अपने इंजीनियर प्रोवाइड करवाती है जी, जो इसको पूरे पार्ट्स को खोल के चेक करते हैं। ओके फिर उसके बाद जो इसकी अब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, फिल्टर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा उसको चेक करते हैं। सब फिल्टरों पे जैसे 340 का फिल्टर है जी, 505 NM है, 640 है, वो सारे फिल्टर अपने चेक करते हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा। फिर इसके देखने के लिए मेंटेनेंस के बाद सैंपल रिपीट होते हैं, क्रॉस चेक होते हैं। ओके मतलब ये है हो गया कि भाई हमारी जो मशीन है सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि भाई इसकी जो एक्सेप्शन पावर है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो चल रही है, एस्पिरेशन जो बेसिकली चल रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, यानी 400 माइक्रोलीटर हमने जो सेट किया है वो 400 ही ले रहा है या ज़्यादा या कम ले रहा है, पहली चीज़। दूसरी टेक्नीशियन के लेवल पे आप ये कह रहे हैं कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन
और साथ ही साथ में डिस्टिल वाटर टाइम टू टाइम हमें इसे एस्पिरेट कराना होता है, जिससे इसके चैम्बर में किसी तरीके का फंगल ग्रो ना हो या किसी तरीके का कलर इफेक्ट ना आए। इसमें आप जो है ना फ्लो सेल निकाल के क्लीन करना पड़ता है, फ्लो सेल निकाल के जी। सिरिंज में पिपेट लगा के प्रेशर से क्लीन करना पड़ता है। ओके, मतलब आप फ्लो सेल को भी प्रेशर से क्लीन करते हैं, जिससे कोई माइक्रोबियल या फंगल ग्रोथ अगर हो रहा है तो वो क्लीन हो जाए, ना हो, क्लीन हो जाए प्रॉपर। और टेक्नीशियन के तौर पे जो सर्विस करने आते हैं वो इसका कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते हैं, इसके लैंप जो इसके अंदर यूज होता है उसको भी चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वेवलेंथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 330 से 500 की रेंज को क्रॉस करने वाला 640 की रेंज है, तो मतलब एक वाइड रेंज है वेवलेंथ की हमारे पास, उसको भी वो चेक करता है। और इसके बारे में सर कुछ और मेंटेनेंस के पार्ट में आप बताना चाहेंगे? बस इसमें और तो कुछ खास नहीं है, बाकी यही है टाइम टू टाइम अपने इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ओके, आपका इस पे एक्सपीरियंस मेरे ख्याल काफ़ी साल से रहा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करें कि किस टाइप की मशीन है, या हमारे जो टेक्निकल भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो टेक्नीशियन बनने वाले हैं तो वो जान सकेंगे कि ये मशीन की ऑथेंटिकेशन कितनी है। देखिए, ऑथेंटिकेशन के मेन जो इसका मुद्दा है ऑथेंटिकेशन का टेक्नीशियन के ऊपर है। अच्छा, मतलब सेमी ऑटो एनालाइजर आपका ये कहना है कि टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मशीन कितनी एक्यूरेसी दे पा रही है। दूसरी बात, अब बहुत से नए नए टेक्नीशियन आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कैलिब्रेट करना है या कैसे रन करना है सैंपल, या किसी का आपने देखा होगा किसी का बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हाई आता है जी, उसमें SGPT आप लगाते हैं या SGOT लगाते हैं तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं दे पाता, तो उसे हम डायल्यूट करके लगाते हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा पॉज करना चाहूँगा। स्पेशली जो नए टेक्नीशियंस हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप सेमी ऑटो एनालाइज़र यूज़ कर रहे हैं आपको इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी से रखनी है। इसको यूज़ करने का तरीका, इसका प्रोसीजर, जो SOP हमारी होती है लेबोरेटरी के अंदर, उसको प्रॉपर मेंटेनली यूज़ करना है, नहीं तो इसकी जो लाइफ है तो वो भी कम होगी। दूसरा, जो आपकी टेस्ट वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है उसका डिफरेंस भी टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही है सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारी वीडियो में आके और सेमी ऑटो एनालाइज़र के बारे में समझाने के लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार। तब तक आप भी पढ़ते रहिए, नमस्कार।